गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश नगड़ा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। इसमें हम दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, दो राज्य के टॉपिक, दो सिद्धांतों की बातें करेंगे। नंबर 1 आता है हमारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत वह दूसरा आएगा हमारा विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी समझौता। दो सिद्धांतों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था उस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित बात की। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहले हमने जो बात की थी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या है। फिर हमने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत बताए कि आज तक कौन कौन से सिद्धांत हुए, आज तक कौन कौन से सिद्धांत आए। इसमें 6 सिद्धांतों की बात की थी हमने। टोटल 6 सिद्धांतों में हमने किया था देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत या हम मार्क्सवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में हमने बात की, जिसमें इस टॉपिक में इसमें हमें सिर्फ 2 सिद्धांतों की बात करनी है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। अब हमारा आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हमने इसको समझने की कोशिश की कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है, फिर इस सिद्धांत का इतिहास क्या है। इस सामाजिक समझौते सिद्धांत का इतिहास क्या है। इतिहास में हमने पुरातत्व, आधुनिक अनुभववाद दोनों की बात की कि पुराने साहित्यों में क्या है, महाभारत काल में क्या उल्लेख किया गया है, कौटिल्य ने किसका उल्लेख किया है, जैन को साहित्य ने किसका उल्लेख किया है, जॉन लोक, रूसो तथा होब्स ने किस चीज का उल्लेख किया है। अब इनमें जिन लोगों ने आधुनिक विचार प्रचलित है, सामाजिक समझौते में आधुनिक रूप से प्रचलित है, अब जो सिद्धांत प्रचलित है उसको हमने आधुनिक अनुबंधवाद और आधुनिक अनुबंधवाद की बात करते हैं तो 3 विचारों का महत्वपूर्ण विचार आता है। एक तो आता है हमारा थॉमस, एक आता है जॉन लोक, एक आता है हमारा रूसो। तो यहाँ हम सामाजिक समझौते के आधुनिक अनुबंधवाद में होब्स, लोक और रूसो के बारे में चर्चा करेंगे। होब्स, लोक और रूसो को समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिक अनुबंधवाद सामाजिक समझौते के इतिहास में हम आधुनिक अनुबंधवाद की बात करते हैं। हम आधुनिक अनुबंधवाद को समझने की कोशिश करें। आधुनिक अनुबंधवाद की बात आती है, आधुनिक अनुबंधवाद आता है तो उसमें होब्स, लोक और रूसो का नाम आता है। थॉमस होब्स, जॉन लोक और तीनों का नाम आता है। तो हमने थॉमस होब्स को पढ़ लिया है।
थॉमस हॉब्स को समझ लिया है। थॉमस हॉब्स को किन टॉपिकों में समझना है ये थोड़ा और देखेंगे। थॉमस हॉब्स को हमने समझा है, थॉमस हॉब्स की पृष्ठभूमि, थॉमस हॉब्स की पृष्ठभूमि या थॉमस हॉब्स के बारे में जीवन परिचय, थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय, थॉमस हॉब्स के समय उनका जीवन बचपन में क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा हमने इसमें समझने की कोशिश की वो थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव क्या होता है, मानव का स्वभाव थॉमस हॉब्स के अनुसार कैसा है। जैसा कि थॉमस हॉब्स ने बताया था कि मानव का स्वभाव स्वार्थी, अहंकारी और झगड़ालू है। और प्राकृतिक अवस्था में भी कैसा है, प्राकृतिक अवस्था को भी थॉमस हॉब्स ने मानव को स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी बताया। और इस अवस्था को से क्या होता है, आदमी में असुरक्षा की भावना होती है मानव में, उस असुरक्षा की भावना के लिए समझौते का कारण बनता है। फिर जो था हमने पढ़ा था कि थॉमस हॉब्स के अनुसार समझौते का कारण, कौन से समझौते का कारण, सामाजिक समझौते। सामाजिक समझौता कौन सा, आधुनिक गणतंत्रवाद के अनुसार समझौते का कारण। फिर वो कारण ये मिलता है कि जब आदमी असुरक्षा से समझता है, जब मानव असुरक्षा से समझता है तो वो असुरक्षा से सुरक्षा पाने के लिए समझौते की आवश्यकता होती है। फिर इस प्रकार का जो समझौता किया जाता है, इस प्रकार से जो राज्य का निर्माण किया जाता है, उस समझौते में राज्य का स्वरूप क्या होगा, राज्य कैसा होगा, समझौते में राज्य का स्वरूप, राज्य का समझौते में राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। फिर पांचवा हमें ये तो उसका स्वरूप है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से लोग मिलके स्वरूप राज्य का निर्धारण करते हैं। सारे लोग जनसभा करते हैं, सारे कहते हैं हम जनसभा को अपना समर्थन देते हैं, जनसभा फलां व्यक्ति को समर्थन देगी, वो हमें हम पर राज्य करेगा और हमारी सुरक्षा वचन देगा। फिर इस प्रकार से एक नवीन राज्य बन जाता है। उस नवीन राज्य का रूप क्या है, नवीन राज्य का रूप इसको किस प्रकार का रूप मानेंगे, निरंकुश राजतंत्रात्मक, जिसमें राजा पर कोई निरंकुश नहीं है। फिर हमने थॉमस हॉब्स के अनुसार आलोचनाएं देखी। इस संबंध में हॉब्स का सामाजिक सिद्धांत है, उसकी आलोचनाओं के बारे में वर्णन किया। आलोचनाएं, अब आलोचनाएं कई पर आलोचनाएं की जिसमें मानव स्वभाव विशेष, एकांकी, प्राकृतिक अवस्था है, लोकतांत्रिक और अतार्किक राज्य है की संभावना पर आधारित सविस्ता निरंकुश शासन। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था आठवां था, इसमें आठवां हमने किया था वो किया था मैथ। फिर भी आलोचनाओं के बाद भी थॉमस हॉब्स के आधुनिक अनुवादवाद के अनुसार, आधुनिक अनुवादवाद के अनुसार सामाजिक समझौते के महत्व अब हम अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो विद्वान है वो जॉन लोक के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लोक, जॉन लोक का अध्ययन करेंगे। जॉन लोक का जन्म, जॉन लोक का जन्म, इनका भी इंग्लैंड में हुआ था। दार्शनिक थे, इनका जन्म 1632 में हुआ। 1704 में इस दुनिया से अलविदा कह, 1704 में इस दुनिया से चल रही है। बस फर्क इतना ही है कि जब थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था तब वहां तख्ता पलट हुआ था, विलियम चार्ल्स प्रथम को मौत के घाट उतार दिया गया था और राज्य प्राप्त करने के लिए तख्ता पलट। जॉन लोक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये भी महान दार्शनिक थे। बस इनके समय एक डिफरेंस है, एक अंतर है। इनके समय में राजकुमार ने राजा के खिलाफ आंदोलन इसलिए किया, राजा के खिलाफ यह आंदोलन किया कि यहाँ वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाए। तो यहाँ तो था निरंकुश राजतंत्र और यहाँ वैधानिक राजतंत्र। तो जॉन लोक का पहले अपने जीवन परिचय देखिए। पहले आता है हमारा जीवन परिचय। जॉन लोक का जीवन परिचय क्या है, जॉन लोक का जीवन कैसा था। जॉन लोक इंग्लैंड के एक महान दार्शनिक था जिसका जन्म 1632 में हुआ था। इसका पालन पोषण अत्यंत उदार वातावरण में हुआ था, यानी
होब्स वाली स्थिति नहीं थी। होब्स में तो क्या था, तख्ता पलट हुआ था और तख्ता राज्य का तख्ता पलट हुआ था तो राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। इनके हाथ जो पालन पोषण हुआ अत्यंत उदार वातावरण में हुआ था। इस वातावरण जैसा वातावरण आदमी पर प्रभावित करता है। होब्स का जो घटनाक्रम था उसमें होब्स को जो वातावरण प्रभावित किया जिसके कारण उन्होंने निर्कुश राजतंत्र के विचार रखे और जो लोग के जो जीवन परिचय था उसमें उन्होंने उदार वातावरण देखा, इसलिए उसने वैधानिक राजतंत्र की बात की। तो इस प्रकार का जो उदार वातावरण था, उदार वातावरण का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग ने अपने समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध तो देखा, लेकिन जिसमें उसके पिता ने राजा का विरोध किया और पार्लियामेंट की स्थापना की, पार्लियामेंट की बात की और 1688 के गौरवमयी क्रांति के 2 वर्ष पश्चात उन्होंने अपनी पुस्तक दी टू ट्रीजर ओन गवर्नमेंट में इस बात का प्रतिपादन किया कि निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट को अंतिम स्थापना चाहिए, जैसा वर्तमान में ब्रिटेन में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना और पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता की स्थापना करना नितांत आवश्यक है। जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते की व्याख्या निम्नानुसार की। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते की व्याख्या निम्नानुसार की, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। नंबर 2 है मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था। मानव स्वभाव व प्राकृतिक अवस्था। मानव स्वभाव कैसा है? लोक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यही थॉमस ने कहा था कि सामाजिक प्राणी है, उसमें सदैव प्रेम, सहयोग, सहानुभूति की भावना है। मानव स्वभाव में इस सामाजिकता के कारण यह सामाजिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष नहीं कर सकती, प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष नहीं हो सकता। वह मनुष्य की ऐसी अवस्था थी कि जहां सब समान थे। प्राकृतिक अवस्था को जो उचित समझते हैं उसके लिए वह स्वतंत्र है। प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम भी थे जिसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था में सबसे प्रमुख नियम यह है कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, दूसरों से आशा करते हो। ये प्राकृतिक नियम है। डू अनटू अनदर एज यू वांट अदर टू डू अनटू यू। इस प्रकार लोग ने मनुष्य का प्राकृतिक जीवन क्या बताया? लोग ने मनुष्य का प्राकृतिक जीवन क्या बताया कि शत्रुता, नीचता, बलात्कार और मनुष्य के आपसी नाश का जीवन न हो। प्राकृतिक जीवन क्या है कि जो जीवन थॉमस ने बताया, होब्स ने बताया, वैसा जीवन न होकर मनुष्य क्या चाहता है? सुख, शांति, आपसी सहयोग और जीवन की रक्षा चाहता है। इस अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकारों का उपभोग करता था, साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों का सम्मान करता था। तर्कशास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक जो 3 अधिकार है वो कौन कौन से हैं? जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरों के अधिकारों को आंच न आए, इस प्रकार मनुष्य में ऐसी अवस्था में रहता था जहां उसके पास अधिकार भी थे और कर्तव्यों का भी पालन करता था। यह अवस्था नैतिकता और सामाजिकता से पूर्ण थी। ड्रगिंग के अनुसार लोक द्वारा कल्पित अवस्था राज्य से पूर्व की थी। समाज में पूर्व में ही नहीं, अवस्था पार्श्विक अवस्था में भी नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आनंद किया। इस प्रकार की व्यवस्था थी कि मनुष्य शत्रुता, नीचता और बलात्कार की भावनाओं का नाश करके आपसी सहयोग, शांति और जीवन की रक्षा करता है। इसलिए आदमी 3 अधिकारों का उपयोग करना चाहता है: जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार। इस प्रकार के अधिकारों की ऐसी व्यवस्था थी जिसके पास अधिकार भी थे और कर्तव्यों का पालन करता था। ये मानव का स्वभाव था, प्राकृतिक अवस्था। फिर इसके परिणाम स्वरूप समझौते का स्वरूप। इसके परिणाम स्वरूप कौन से समझौते का स्वरूप? सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता कौन सा? आधुनिक समझौते का स्वरूप। इस प्रकार का समझौते का स्वरूप क्या होगा? इस प्रकार का समझौता क्या होगा?
विचारणीय प्रश्न कि जब मनुष्य शांति से रहता है, सदिच्छा है, सहयोग है, तो इसको त्यागने के लिए क्यों त्याग हुए। इस संबंध में लोगों ने कहा कि जब ये सारी व्यवस्थाएं थी कि जीवन में सुख शांति थी, आपसी सहयोग था, सुख शांति थी, आपसी सहयोग था और जीवन की रक्षा का कर्तव्य था, सब अधिकार कर्तव्य थे, कर्तव्यों का पालन करते थे, जब ऐसी व्यवस्था थी तो मानव उसको त्यागने के लिए तैयार किया। फिर लोग मौर्य कहते हैं ऐसी अवस्था में कुछ असुविधा अनुभव हुई, जिसके कारण व्यक्तियों ने इस अवस्था को त्यागना उचित समझा। और इस अवस्था में तीन असुविधाएं कौन सी हुई? प्रथम तो नियम स्पष्ट नहीं थे। प्रथम जो असुविधा हुई वो तो नियम, प्राकृतिक अवस्था के नियम स्पष्ट नहीं। प्रथम तो क्या था? नियम स्पष्ट नहीं थे, इसलिए समझौते की जरूरत पड़ी। दूसरा था इसमें कोई निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था। पहला तो ये था कि नियम स्पष्ट नहीं थे, दूसरा निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था, और तीसरा इन नियमों को लागू करने के लिए शक्तिशाली सत्ता नहीं। ठीक है। होबस के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति किन आशाओं से होता है, व्यक्ति क्या चाहता है? व्यक्ति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग चाहता है, और प्रेम, सहयोग, सहानुभूति से वह जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार था। ये सब कुछ था, वो अधिकारों का उपयोग करता था, कर्तव्यों का पालन करता था। फिर बात ये आती है जब ये सब कुछ था तो समझौते की जरूरत क्यों हुई? सामाजिक समझौते की जरूरत क्यों हुई? सामाजिक समझौते की जरूरत लोग के अनुसार इसलिए हुई कि प्रथम दिन के नियम स्पष्ट नहीं थे, दूसरा निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था, और तीसरा शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए, इन तीनों स्वरूपों को प्राप्त करने के लिए समझौते का निर्माण किया गया, समझौते की आवश्यकता हुई। चौथा है समझौता। इसको लागू करने के लिए समझौता किया गया। होबस के निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया, परंतु लोग से ऐसा प्रतीत होता है कि दो समझौता किए गए। इसमें दो समझौते किए गए। पहले तो क्या था? सामाजिक। होबस के अनुसार तो सिर्फ राजनीतिक एक समझौता किया गया। लोग के अनुसार दो समझौते किए गए, एक सामाजिक, दूसरा राजनीतिक। पहले सामाजिक समझौते द्वारा क्या किया गया? पहले समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का त्याग करके समाज की स्थापना की। देखिए, पहला तो था हमारा सामाजिक समझौता, दूसरा राजनीतिक। अब दो समझौते किए गए लोक मौद्य के अनुसार। पहला तो ये किया गया, सभी लोगों ने प्राकृतिक अवस्था की त्याग किया और समाज की स्थापना की। इसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समाज की स्थापना तथा प्राकृतिक अधिकारों को मनवाने के लिए समझौता करता है। इस समझौते द्वारा एक समूह के रूप में व्यक्तियों को दूसरा समझौता किया। जब ये एक समाज बन गया, उस समाज द्वारा दूसरा समझौता किया। दूसरा समझौता कौन सा? राजनीतिक। दूसरा समझौता राजनीतिक समझौता किया गया, जिसे राजनीतिक समझौते कहते हैं। इस समझौते द्वारा, कौन से समझौते द्वारा? राजनीतिक समझौते द्वारा। इस समझौते द्वारा शर्तों को कार्य रूप देने के लिए सरकार की स्थापना की गई, और इस समझौते द्वारा यह समझौता एक प्रकार से शासक और शासितों के मध्य था, जिसमें समाज के द्वारा कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें लागू करने का अधिकार सत्ता को दिया गया, परंतु शासन की शक्ति पर प्रतिबंध भी लगा दिया कि उसके जो कानून हैं वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होने चाहिए, प्राकृतिक नियमों के उल्टे नहीं होने चाहिए। जीने का अधिकार सबको है, तो इसलिए प्राकृतिक नियम है। इस प्रकार शासन ने अपने प्रजातंत्र के जीवन और स्वतंत्रता की संपत्ति की गारंटी दी। नेक्स्ट है नवीन राज्य का संबंध। लोक के अनुसार नवीन राज्य की स्थापना।
नवीन राज्य का स्वरूप। नवीन राज्य का स्वरूप यही होगा कि उसके निश्चित नियम होंगे, न्यायाधीश होंगे, शक्तिशाली सत्ता होगी। लोक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत सरकार को स्वयं एक लक्ष्य नहीं, लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र माना। लक्ष्य था शांति और व्यवस्था की स्थापना करना और जन कल्याण करना। लोक ने स्वयं अपने शब्दों में कहा है, जनता द्वारा शासन के प्रदत्त कानूनों का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, किंतु वह निर्कुश नहीं है। इसका प्रयोग जनता के हितार्थ होना चाहिए, जिसके लिए वह प्रदान किया गया है। इस प्रकार लोक ने यह प्रतिपादित करता है कि सरकार अपने उद्देश्यों से सफल हो जाती है, समाज उसके विरुद्ध विद्रोह करके दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार होगा। लोक ने इस समझौते का एक पक्ष मानकर शासन के अधिकारों को सीमित कर दिया और गौरवपूर्वक क्रांति को न्यायोचित ठहराया। इसे हम सीमित संवैधानिक राजतंत्र की पक्ष ग्रहण किया। इन्होंने जो किया, उन्होंने क्या निर्कुश राजतंत्र, इसने सीमित वैधानिक राजतंत्र। इसका ये है कि सरकार स्थापित कर दी, अगर वो जनता के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है तो उसको पलट के दूसरी सरकार बनाई जा सकती है। अब इस जो लोक के समझौता था उसकी भी आलोचनाएं की गई। कौन कौन सी आलोचनाएं की गई, क्या आलोचनाएं की गई? आलोचनाएं, इसकी आलोचनाएं सामाजिक समझौते के अनुबंधवाद, आधुनिक अनुबंधवाद के लेखक जॉन लोक के विचार, जिन्होंने सीमित वैधानिक राजतंत्र की बात की। आलोचनाएं किस आधार पर की गई? नंबर 1 है प्राकृतिक व्यवस्था का चित्रण है वास्तव। नंबर 1 प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है वास्तव। लोक महोदय द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था की बात की, लोक महोदय द्वारा जो प्राकृतिक अवस्था की बात की, वह प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अनैतिहासिक, कोई ऐतिहासिक नहीं था, होबस से कहीं अधिक दूर था, ऐतिहासिक और दोनों ही दृष्टियों से इसका अमान्य था। प्रारंभिक जन समुदाय में इतना सामाजिक शांत और नैतिक नहीं रहा जितना लोक के अनुसार था। जितना लोक के अनुसार था उतना कभी भी शांत समझौता नहीं किया गया। जितना लोक ने बताया ऐसा वातावरण समाज में नहीं था। दूसरा है राज्य की स्थापना करके मात्र भौतिक राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं। राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं, राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं। लोग ने जो बात लिखी समझौते के स्वरूप में कि नियम स्पष्ट नहीं, निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं, शक्तिशाली सत्ता नहीं, ये सारा सिर्फ भौतिक है। इसने लोग ने व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के लिए राज्य का निर्माण किया था। इससे ऐसा प्रतीक होता है कि राज्य और समाज का नैतिक विकास न होकर भौतिक विकास है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण न तो सही है और न वांछनीय है। नंबर 3 निरंतर क्रांति की आशंका। निरंतर क्रांति की आशंका। लोक महोदय द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, लोक महोदय ने सिद्धांत दिया कि अगर सरकार धन नीति के विरोध कार्य करे तो जनता उसको विरोध करे और उसको पदच्युत करते, ऐसी स्थिति में दूसरी सरकार करते, जो कि राजनीतिक दर्शन के अनुसार विद्रोह का लाइसेंस है। विद्रोह का लाइसेंस है तो सरकार के पास अपनी रक्षा का कोई साधन नहीं रहता। आए दिन लोग क्रांति करें। नंबर 4 राज सत्ता विभाजित नहीं। राज सत्ता विभाजित नहीं। राज सत्ता विभाजित नहीं। लोक की विवेचना में राज सत्ता व्यक्तियों और राजा में बढ़ती है। जैसे मैंने बताया कि उसने 2 प्रकार के सामाजिक समझौते दिए, सामाजिक समझौता और राजनीतिक समझौता। किंतु लोक की जो धारणा है उसमें ये कहते हैं कि
राज्य राज्य समाज और सत्ता बटी हुई नहीं है, किंतु वास्तव में राजसत्ता विभाजित नहीं होती। नंबर 5 कानूनी महत्व, कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं। लोक महोदय ने जो राजसत्ता का सिद्धांत दिया उसकी सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि उसमें कानूनी महत्व नहीं। गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि होब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार करते हुए कानूनी सत्ता का प्रतिपादन किया। होब्स ने राजनीतिक सत्ता की शक्ति को स्वीकारा पर कानूनी सत्ता को स्वीकार करने की तरह लोग यह देखने में असफल रहा कि क्रांति चाहे कितनी भी वांछनीय हो पर कभी भी वेद नहीं। नेक्स्ट है महत्व, आलोचनाओं के बाद महत्व। लोक की राजसत्ता के, लोक के सामाजिक समझौते के महत्व क्या है? प्रथम महत्व है राज्य और सरकार में अंतर किया हुआ। प्रथम क्या है? राज्य और सरकार में अंतर। प्रथम है राज्य और सरकार में अंतर किया। लोक महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो जन सहमति का सिद्धांत था। ये विचार, ये सर्वसम्मति का सिद्धांत था। ये प्रजातंत्र का अग्रदूत था। लोग ने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन को आवश्यक रूप से जनहित के कार्य करने चाहिए। द्वितीय है प्राकृतिक अधिकारों का राजनीतिक दर्शन की अप्रूव है। राजनीतिक दर्शन की अप्रूव है। राजनीतिक दर्शन की अप्रूव दे। लोक महोदय ने जो सिद्धांत दिया वो राजनीतिक दर्शन की अप्रूव दे थी। उन्होंने प्रतिपादन किया कि प्राकृतिक सिद्धांत है वो त्रुटिपूर्ण है, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दर्शन की छूट दी। तृतीय जो है सबसे बड़ी विचारधारा है जिसने शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन का बहुत महत्व है। मोंटेस्क्यू के शक्ति विभाजन के अनुसार लोक महोदय द्वारा शक्ति का विभाजन किया गया। लोक महोदय द्वारा यह धारणा विकसित की गई कि शक्ति विभाजन किया जाता है और इसी के आधार पर अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ। चौथा है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। लोक महोदय ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। इस दृष्टि से लोग एक बहुत प्रगतिशील विचारक थे। 18वीं सदी के विचारकों और कार्यों में विचारों में बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में राज्य क्रांति हुई, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा लगी। बेंथम ने इसमें उपयोगितावाद तथा मिल के व्यक्तिवाद विचारों से प्रभावित हुआ। इस प्रकार हमने आज तक सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधुनिक अनुबंधवाद में दो विचारकों को पढ़ा है, थॉमस होब्स तथा जॉन लॉक। थॉमस होब्स तथा जॉन लॉक। थॉमस होब्स को हमने जीवन वृक्ष के बारे में पढ़ा, मानव स्वभाव के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक अवस्था के बारे में पढ़ा, समझौते का कारण पढ़ा, समझौते का स्वरूप पढ़ा और नवीन राज्य का पढ़ा, उसकी आलोचनाएं पढ़ी और महत्व पढ़ा। और आज हमने जॉन लॉक को किया, आज हमने जॉन लॉक को किया है या जॉन लॉक को समझा है। जॉन लॉक के जीवन परिचय, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, समझौते का स्वरूप और समझौता और नवीन राज्य का रूप, सीमित वैधानिक आलोचनाएं, प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है, वास्तविक राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं, निरंतर क्रांति की आशंका, राजसत्ता विभाजित नहीं और कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं। और महत्व में राज्य और सरकार में अंतर, राजनीतिक दर्शन की अपूर्वता, शक्ति का विभाजन और धार्मिक सहिष्णुता। इस प्रकार हमने दो विद्वानों को सामाजिक समझौते के आधुनिक अनुबंधवाद के अनुसार पढ़ा, जॉन लॉक और होब्स थॉमस। अब हम नेक्स्ट जो अध्ययन करेंगे दूसरों के बारे में करेंगे। तब तक आप नियमित अध्ययन करते रहिए, वीडियो को बार बार पढ़िए ताकि आप लोगों का अध्ययन सुचारू रहे। थैंक यू, धन्यवाद।